हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा था रचना एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के दो उपभेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की हमने परिभाषा, उदाहरण, सहायक क्रिया की परिभाषा, उदाहरण, ये हमने पिछले लेसन तक पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सहायक क्रिया के कितने उपभेद हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ाया। अब पढ़ेंगे सहायक क्रिया के कितने उपभेद हैं। सहायक क्रिया के दो उपभेद हैं, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। इनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो देखिए सहायक क्रिया के उपभेद। सहायक क्रिया के निम्न दो उपभेद होते हैं। ठीक है। नंबर 1 संयोजी क्रिया, और नंबर 2 रंजक क्रिया। अब हम संयोजी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी क्रिया देखिए, संयोजी क्रिया किसे कहते हैं। वे क्रिया जो मुख्य क्रिया की पक्ष, वृत्ति का मतलब आदत व स्वभाव, आदत या स्वभाव, वृत्ति, स्वभाव तथा वाच्य की सूचना देती है, उन्हें संयोजी क्रिया कहते हैं। संयोजी क्रिया कहते हैं। क्या मतलब निकला। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति, आदत या स्वभाव तथा वाच्य की सूचना देती हैं, उन्हें संयोजी क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए कैसे। एग्जाम्पल, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब यहाँ इच्छाबोधक वृत्ति है जी। इच्छाबोधक क्या है, स्वभाव है। इच्छाबोधक स्वभाव, जिसको हम वृत्ति भी कह सकते हैं, इच्छाबोधक वृत्ति। तो यानी चाहना, इच्छा हुई तो मैं पढ़ना चाहती हूं, ये संयोजी क्रिया है। दूसरा उदाहरण, मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ता है। ये व्यवस्था बोधक, यह है व्यवस्था बोधक स्वभाव। इसमें मजबूर है, विवश हो रहा है वो पढ़ने के लिए, इसलिए यह व्यवस्था बोधक है। तो हाँ, इच्छा है उसकी, इसलिए इच्छा बोधक स्वभाव है। तो यहाँ पर स्वभाव या वृत्ति को सूचित कर दिया है। दूसरा है, उसे दौड़ा नहीं जाता।
दौड़ा नहीं जाता। उसे दौड़ा नहीं जाता। ये है वाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ये भाववाच्य संबंधी है। तो यहां पर इच्छा, पक्ष, वृत्ति और वाच्य, इनकी बात की है उसने। इसलिए यहां पर वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति और वाच्य की सूचना देती हैं उन्हें संयोजी क्रिया कहते हैं। यहां पर ये एग्जांपल हुए। एक उदाहरण और लिख लीजिए। किताब पढ़ी जा रही है। किताब पढ़ी जा रही है। यहां पर कर्मवाच्य है। ये भी वाच्य संबंधी है। वाच्य संबंधी प्रभाव है। अब आता है हमारा रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्योंकि रंजक का नाम है रंजित करना, प्रसन्नचित्त कर देना, हर्षित कर देना या आकर्षित करने की भावना होना। रंजित करना होता है, उसी से भाव से बना है रंजक। ठीक है। तो वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित कर मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित का मतलब प्रभावित या प्रकाशित। रंजित का दूसरा रूप है प्रकाशित। रंजित या प्रकाशित करता है। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित या प्रकाशित करती हैं, उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया कहते हैं। क्या मतलब? परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करके अर्थात प्रभावित या प्रकाशित करती हैं उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। काम पर आना, ये प्रभावित है, ये प्रकाशित कर दिया। काम पर आना। काम बन जाना, काम बन जाना, ये भी प्रकाशित हो रहा है। जल्दी आ जाना, ये इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमारे ये रचना और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हुए। रचना और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के निम्न दो उपभेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। संयोजी क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति, आदत अथवा वाच्य की सूचना देती हैं उन्हें संयोजी क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करके या प्रकाशित करती हैं उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। और इसके हमने उदाहरण आपको स्पष्ट किए। आइए अगला है प्रयोग या तथा अर्थ के आधार पर क्रियाभेद। प्रयोग व अर्थ के आधार पर
क्रियाभेद। प्रयोग के अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद देखिए। देखिए प्रयोग व अर्थ के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। क्रिया के निम्न भेद है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया को ही पूर्णकालिक क्रिया भी कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया को ही पूर्णकालिक क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर या तो पूर्वकालिक लिख लो या पूर्वकालिक लिख लो। अगर मैं पूछता है पूर्वकालिक किसे कहते हैं तो भी वही परिभाषा होगी। अगर मैं पूछता है पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं तब भी वही परिभाषा होगी। अब पढ़ेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ध्यान दीजिए, जैसा कि नाम से ही है प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करने वाला, ऐसा भाव, ऐसा क्रिया का भाव जो प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। किस मामले में, वो देखिए परिभाषा समझिए। जिस वाक्य में कर्ता जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके उसे किसी अन्य से करवाने के लिए प्रेरित करता है। कॉमा, इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके उसे किसी अन्य से करवाने के लिए प्रेरित करता है, इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी स्वयं कार्य नहीं कर रहा, प्रेरित कर रहा है किसी को कार्य करवाने के लिए। उदाहरण देखिए, अध्यापक ने छात्र से गीत गवाया। अध्यापक ने छात्र से गीत गवाया। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान और बन गई, जैसे गवाया, पढ़वाया, दौड़वाया, हंसवाया, भगवाया, लिखवाया, ये क्रिया के भाव पद आते हैं। ऐसे इनको गवाया, हंसवाया, लिखवाया, दौड़वाया, ऐसा वाक्य में जब क्रिया पद आता है तो समझिए प्रेरणार्थक क्रिया है। उदाहरण देखिए दूसरा, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया।
अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया पूरी हुई। दूसरा आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया को संपन्न करके दूसरी क्रिया करता है। जब कर्ता किसी एक क्रिया को संपन्न करके दूसरी क्रिया करता है तो इसमें पूर्व में संपादित होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके या संपन्न करके दूसरी क्रिया करता है तथा पहली क्रिया समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात पहले संपादित होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नोट डालेंगे, पूर्वकालिक क्रिया को ही पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया को ही पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखिए, क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह स्नान करके भोजन करता है। वह स्नान करके भोजन करता है। पहला काम किया स्नान करना और दूसरा किया भोजन करना, यानी पहला काम करने के बाद में वह दूसरा कार्य कर रहा है, तो पहले संपादित होने वाली क्रिया, पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो वह स्नान करके, वो राधा कुछ खाकर के विद्यालय जाती है। दूसरा उदाहरण है, राधा कुछ खाकर विद्यालय जाती है। राधा कुछ खाकर विद्यालय जाती है। इस पहले कुछ खाया और फिर गया, विद्यालय जाया गया। तो यहाँ पर पहले संपन्न होने वाली क्रिया खाकर, तो खाकर क्रिया यहाँ पर क्या हुई, पूर्वकालिक हुई, और वो बाद में आने वाली क्रिया है इसकी पूर्वकालिक क्रिया ये हुई। इस प्रकार हमारे ये प्रयोग और अर्थ के आधार पर क्रिया के जो भेद थे ये समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम आपको काल के आधार पर क्रिया के भेदों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।